हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे। दरअसल दिसंबर 2023 में संसद द्वारा 3 प्रकार की संहिताओं को पारित किया गया। फिर राष्ट्रपति द्वारा इस पर अनुमति मिल जाने के बाद अब इसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो इसको लागू करने की प्रक्रिया जो है वो 1 जुलाई 2024 से शुरू किया गया है। तो आज से इन संहिताओं को लागू कर दिया गया है। तो इसके बारे में बहुत शॉर्ट में हम लोग जानेंगे। दरअसल देखिए, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मुख्य प्रावधान को जानना जरूरी है। बाकी जो जुडिशरी सर्विस वाले लोग हैं उनको बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे, और जो हमारे न्यायालयों में वकील हैं वो तो इसको, और जो जज हैं वो तो इसको बहुत डिटेल में जानेंगे। मतलब आपराधिक न्याय प्रणाली के जो प्राधिकारी हैं, जैसे पुलिस है, जांच एजेंसियां हैं, और बाकी जो न्यायालय है और न्यायालय में कार्य करने वाले वकील हैं, वो तो इसको बहुत डिटेल में, क्योंकि उनका पूरी कार्य प्रणाली इन संहिताओं के आधार पर ही चलनी है, तो इसकी तो बहुत डिटेल में इसको जानेंगे। बट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उन्हीं पॉइंटों को जानेंगे जो जानना थोड़ा जरूरी है, और साथ में एक नागरिक होने के नाते हम लोग को तो इसको जानना ही है। देखिए, दरअसल है क्या कि हम लोग क्या, पूरी दुनिया में कोई भी देश है वो ये मान के चलता है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक प्रत्येक कानून के बारे में अच्छी प्रकार से वाकिफ है या उसको जानता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे इस कानून के बारे में पता नहीं था इसलिए मैं इस प्रकार का अपराध कर दिया। इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है हमारे न्यायालय में या दुनिया के किसी भी न्यायालय में। तो आप ये मान के चलिए कि एक नागरिक होने के नाते इन संहिताओं के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो बहुत शॉर्ट में इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इन संहिताओं में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए क्या है कि 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नई आपराधिक संहिताएं लागू हो गई। और ये कौन सी हैं? तो पहली है भारतीय न्याय संहिता। तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी भारतीय न्याय संहिता इसको कहा जाता है, और शॉर्ट में है BNS 2023। अब ये किसका स्थान ली है? तो ये ली है कि अब तक आप पढ़ते होंगे आईपीसी इंडियन पेनल कोड, जो अंग्रेजों द्वारा 1860 में निर्मित किया गया था। तो ये आईपीसी को रिप्लेस किया है, उसमें संशोधन नहीं किया गया, बल्कि क्या किया गया है कि आईपीसी को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता 2023 को लाया गया है। दूसरा क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको इंग्लिश में भी यही किया गया है, और इसका जो शॉर्ट है, एब्रिविएशन है, वो है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब ये क्या लाया गया है? तो जो अंग्रेज लाए थे 1898 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1898 में, फिर भारत सरकार ने क्या किया था कि इसको बदलते हुए इसकी जगह पे लाया था दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो ये एक्चुअल में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को रिप्लेस करके लाया गया है, इसका प्रावधान किया गया है। तीसरा क्या है? भारतीय साक्ष्य संहिता। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखा गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिख दीजिए, या एक्ट 2023 लिखा गया है। अब ये क्या है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, उसको ये प्रतिस्थापित करते हुए लाया गया है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जो अब तक हम लोग आईपीसी है या दंड प्रक्रिया संहिता जो है, या CRCP जिसको बोलते हैं हम लोग, या भारतीय साक्ष्य संहिता जिसको बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें सुधार नहीं किया गया है, बल्कि उसको हटा के उसकी जगह ये 3 नई संहिताएं लाई गई हैं। ठीक है, संहिता का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ एक्ट, ठीक है, या एक ग्रुप ऑफ लॉज, ये होता है संहिता का मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पहले के ये तीनों कानून चले आ रहे थे, या जो ये कोड चले आ रहे थे, कोड का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ एक्ट होता है या ग्रुप ऑफ लॉज होता है, तो वो चले आ रहे थे, तो उसकी जगह पे ये 3 नई संहिताएं लाई गई हैं। ठीक है, अब एक एक करके इसके बारे में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं क्या इसका। देखिए, इन संहिताओं को बनाने के लिए किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये संहिताएं संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, ये कानून संविधान के भाग नहीं है, पहला तो ये है, और दूसरा, इसमें इन संहिताओं को लाने के लिए किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया गया, बल्कि संसद में एक एक्ट लाया गया, उस एक्ट को पारित कर दिया गया, तो ये संहिताएं बन गई। और जानते हैं कि नवंबर में बहुत हो हंगामे के बीच इन संहिताओं को पारित किया गया था। लगभग 95-97 जो सांसद हैं उनको निलंबित करके इन संहिताओं को पारित कराया गया था, तो काफ़ी विवादित उस समय भी था। ठीक है, चलिए तो इसमें ये देखते हैं। अब इनको लागू कब से किया जाना है? 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाना इनको तय किया गया था।
तो क्या क्यों जरूरत हुई? तो देखिए क्या है ना कि जब ये जो बाकी पहले के जो कानून थे, चाहे आईपीसी है, चाहे सीआरपीसी है, या जो भी साक्ष्य अधिनियम, ये जितने भी थे ना, ये उस समय के परिप्रेक्ष्य में लाए गए थे। इनमें धीरे धीरे रिफॉर्म करके इनको एक तरह से कहा जाए कि इनका रिफॉर्म किया जा रहा था, इसमें सुधार किया जा रहा था। लेकिन ये हुआ कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार क्यों नहीं इनका पुनर्निर्माण किया जाए, इसी उद्देश्य से इन संहिताओं को लाया गया। तो देखिए क्या है कि समय के साथ बदलते सामाजिक मूल्यों व अपराध की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इन नई संहिताओं को बनाने की आवश्यकता महसूस की गई थी। और ये बनाया कौन है? तो ये गृह मंत्रालय के निर्देश पर बनाया गया है इसको, ठीक है। तो इन संहिताओं को अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो देखिए आपराधिक न्याय प्रणाली जो होती है, आपराधिक न्याय प्रणाली में कौन होता है? तो सबसे पहला होता है पुलिस होती है। फिर होती है जांच एजेंसियां जो जांच करती हैं, जैसे सीबीआई हो गई या इस तरह की जो भी जांच एजेंसियां हो गई, या सीआईडी हो गई, जो भी जांच एजेंसियां ये हो गई। फिर तीसरा पक्ष हो गया कानून, और चौथा हो गया न्यायालय। तो आपराधिक न्याय प्रणाली की जो सिस्टम बाकी, एक तो कानून हो गया, अगर कानून सशक्त होगा तो बाकी जांच एजेंसियां, पुलिस और न्यायालय उसके आधार पे क्या करेंगे? निर्णय अच्छे बेहतर तरीके से देंगे। तो क्या है यहाँ पे कि आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ तथा संबंधित प्राधिकरणों, वही पुलिस है, जांच है और न्यायालय को अधिक अधिकार प्रदान करते हुए इन्हें दक्षता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। कि भाई देखिए ऐसा है कि जो आपराधिक न्याय प्रणाली है इनको एक उत्तरदायी काम दिया जाए, बेहतर तरीके से इनको सशक्त बनाया जाए, ताकि ये अपने कामों को बहुत पारदर्शी तरीके से कर सकें, इसलिए कहा गया है। दूसरा ये था कि जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून थे, या आईपीसी सीआरपीसी जो थे, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? दंड देना। इनका था कि मेन इनका उद्देश्य था दंड देना। लेकिन अब जो संहिता लाई गई हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? न्याय करना, ठीक है। तो पहले वाली जो कोड थे उनका मुख्य उद्देश्य दंड देना था, जबकि अब जो है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कल मतलब अपराधी या अपराध करने वाले या अपराध सहने वाले के साथ न्याय करना। अब न्याय कैसे होगा? कि जो अपराध किया है उसको न्याय संगत तरीके से सजा दिलाना, और जिसके साथ अपराध हुआ है उसको न्याय संगत तरीके से कंपनसेशन करना, ठीक है। तो यही है। अब देखिए क्या है कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार कानूनों का निर्माण करना। अब एक तो होता है ना कि जैसे चलता है कि भारतीयता के अनुसार कानून होने चाहिए, भारतीय संस्कृति और भारतीय आत्मा के या मूल्य के अनुसार कानून होने चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखकर कहा गया है कि यहाँ जो कानून बनाए गए हैं उसमें भारतीय आत्मा है इनकी, ठीक है। तो ये भी एक विचारधारा है, धारणा है, ठीक है। चलिए एक अलग है। एक नागरिक के रूप में हमें अपने देश के कानून का ज्ञान होना अति आवश्यक है। किसी भी देश का नागरिक जो होता है वो अपने देश के कानून को जानना उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता है कि अपराध करने के बाद आप ये कह दें न्यायालय में कि हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था, तो न्यायालय आपको छोड़ देगा। न्यायालय बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि आपको कानून का ज्ञान होगा। और ये भी मान के चलिए कि कोई व्यक्ति पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो ये मान के चला जाता है कि इसको भी कानून का ज्ञान होगा, ठीक है। अगर ये भी कोई अपराध करता है तो उस कानून के अनुसार इसको सजा मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि नहीं ये बच्चा पैदा हुआ है तो ये अपराध कर दिया तो इसको पता नहीं था, ठीक है। चलिए तो मजाक की बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं, पहला जो है भारतीय न्याय संहिता, तो इसको हम लोग बोलते हैं BNS, भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय दंड संहिता जो बनाया गया था 1860 में, ये क्यों बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा? तो देखिए 1857 का जो ग्रेट रिवेलियन हुआ था, स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था 1857 का, तो उस परिस्थितियों से निपटने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि एक सशक्त कानून बनाया जाए, जिसके आधार पर क्या किया जाए कि जो व्यक्ति दंड या अपराध करे या इस तरह की जो भी विद्रोह करे उसको दंड देना है, ठीक है। तो ये क्या था कि ये एक नकारात्मक अवधारणा थी और अंग्रेज इसको दमनात्मक एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में लेकर आए थे, ठीक है। तो ये तब से कार्य करता आ रहा था, उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि सुधार करके इसको लाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या गया है, अब लाई गई नई भारतीय न्याय संहिता न्याय प्रदान करने के सकारात्मक अवधारणा को लेकर कार्य करती है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? तो पहले जो था वो था राजद्रोह। राजद्रोह का मतलब होता है कि जो राज्य कर रहा है उसके खिलाफ बोलने पर या उसके खिलाफ उसकी आलोचना करने पर राजद्रोह लग जाता था। तो अब राजद्रोह की जगह क्या किया गया है? देशद्रोह शब्द को लाया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिफॉर्म किया गया है कि राजद्रोह मतलब यहाँ पे राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसका मतलब क्या है कि देश के खिलाफ बोलने पर यह धारा लगेगी, सरकार के खिलाफ बोलने पर इस प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा क्या किया गया है कि अब आतंकवाद को, चूंकि उस समय जब आईपीसी बना था या सीआरपीसी बना था तो उस समय आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या नहीं थी या उसकी परिभाषा नहीं दी गई थी आतंकवाद जैसी किसी घटना की। तो अब इसको आतंकवाद को परिभाषित किया गया है, किन किन कृत्यों का आतंकवादी
कार्रवाई समझा जाएगा। तो ये सारा कुछ इसमें शामिल किया गया है। तीसरा क्या किया गया है कि आर्थिक सुरक्षा को अधिक महत्व दिया गया है कि देखिए किसी देश में आर्थिक अशांति फैला देना, जैसे उसमें नकली नोटों का प्रचार करना या नकली नोटों का सर्कुलेशन कर देना या ब्लैक मनी का सर्कुलेशन कर देना, इससे भी क्या होगा कि एक तरह से कहा जाए कि आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न की जा रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको भी शामिल किया गया है ये भारतीय न्याय संहिता में। फिर एक नए कंसेप्ट को, जिसको आप लोग बार बार देखते होंगे कि मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग मतलब क्या होती है? उन्मादी भीड़ किसी को मार देती है या किसी की हत्या कर देती है। तो इस उन्मादी भीड़ की द्वारा की गई हत्या को भी अब शामिल किया गया है इसमें, और इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। और लास्ट में क्या किया गया है कि महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, जैसे इनका व्यापार है, बच्चों का व्यापार है या यौन शोषण है या इस तरह से जो भी कार्रवाई इनके खिलाफ अपराध किए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। और इनके लिए कठोर मतलब सजा का प्रावधान किया गया है कि भाई इस तरह के कार्य करने वाले जो महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करते हैं, इनके लिए कठोर सजा का प्रावधान किया जाए ताकि इन बच्चों और महिलाओं के शोषण को रोका जा सके। तो ये तो पहला था। दूसरा क्या है यहाँ पे? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको नाम दिया गया है BNSS 2023। ये किसके स्थान पे लाया गया है? तो ये दंड प्रक्रिया संहिता, देखिए CRPC 1973 में इसका निर्माण किया गया था। उसी को रिप्लेस करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 को लाया गया है। अब ये क्या है? तो देखिए ये दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 को प्रतिस्थापित करेगा, ये वाला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब अंग्रेजों द्वारा क्या लाया गया था? 1861 में CRPC लाया गया था। ठीक है, दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता अंग्रेजों ने किया था। फिर उसको सुधारते हुए 1973 में भारत सरकार ने एक नया दंड संहिता प्रक्रिया लाई, दंड प्रक्रिया संहिता लाई। तो अब उस दोनों को रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, अब इसको भारत सरकार ने 1973 वाला जो चल रहा था अभी तक, उसी को रिप्लेस किया, क्योंकि 1861 वाले को तो रिप्लेस कर दिया गया था 1973 वाले से। तो अब सरकार ने किसको रिप्लेस किया है? जो 1973 वाला था उसको रिप्लेस किया है। ऐसे नागरिक जो अपराध से संबंधित है, देखिए अगर कोई नागरिक अपराध से संबंधित है तो अपराध के दो पक्ष हैं, एक अपराध करने वाला है और दूसरा अपराध को सहने वाला है, या एक है जो क्राइम किया हुआ है और एक है जिसके साथ क्राइम किया गया है, दो लोग हैं। तो इन दोनों के साथ न्याय करना या इन नागरिकों को की सुरक्षा करते हुए न्याय करना। अब देखिए एक होता है वादी, वादी मतलब जिसने वारदात की है, और एक होता है प्रतिवादी। प्रतिवादी का मतलब है कि जिसके साथ वारदात किया गया है, ये वादी और प्रतिवादी हैं। इस संहिता के तहत इन दोनों को कानूनी न्याय प्रदान होगा। अब जो वादी है या जो अपराधी है उसको दंड मिलेगा, और जिसके साथ ये किया गया है अपराध उसको इसका क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा कि अपराधी को सजा मिल गई उसके कार्यों का। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें प्रावधान किया गया है कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मतलब फाइल करने पर, मतलब FIR करने पर ही, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर, इसके माध्यम से ही 3 दिन के अंदर उसको रिकॉर्ड में लाना होगा। फिर क्या होगा कि FIR हो जाने के बाद न्यायालय द्वारा जो सजा दी जाएगी, या FIR होगा या जांच होगी, जो भी होगा उसकी एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर दी गई। तो पहले क्या है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या FIR दर्ज करेंगे तो 3 दिन के अंदर उसको रिकॉर्ड पे लाना होगा। और अगर आरोप पत्र दाखिल कब होगा? तो जिस दिन न्यायालय में सुनवाई होगी उसके 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र तय हो जाएगा, और आरोप पत्र तय हो जाएगा तो अपराधी के खिलाफ मुकदमा शुरू हो जाएगा। तो मुकदमा चलाया जाएगा। जब मुकदमा की पूरी सुनवाई हो जाएगी तो अधिकतम 45 दिनों के भीतर ही मुकदमे का निर्णय सुनाना होगा। जैसे हम लोग देखते नहीं कि सुनवाई हो गई है, जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, अब कितने दिन से सुरक्षित रखा है इस पर बहुत दिन तक चलता रहता है। जैसे एक सरकार में मंत्री भी थे, अब तो हार गए, उनके खिलाफ बहुत दिन से आई थिंक 2019 से ही हाई कोर्ट ने एक मुकदमे में सुनवाई कर ली है, फैसला सुरक्षित रखा है। तो इतनी लंबे लंबे दिन तक फैसला सुरक्षित रखने का क्या मतलब है? अगर मुकदमा सुनवाई हो गई है तो 30 दिनों के भीतर आपको मुकदमे की सुनवाई पूरी करके अपना फैसला देना है न्यायालय के लिए। लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों में 15 दिन को आप और बढ़ा सकते हैं, कोई आप वो क्लियरिफिकेशन देकर। तो अधिकतम 45 दिनों के भीतर क्या होगा? न्यायालय को निर्णय सुनाना होगा। तो जैसे होता था ना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जो सुना है आपने सनी देओल का डायलॉग ना, वो नहीं होगा। अब
फैसला बहुत जल्दी होगा और जाहिर सी बात है कि 4 करोड़ से अधिक फैसले हमारे न्यायालयों में पेंडिंग हैं, तो इसी में इसका होगा कि त्वरित सुनवाई होगी, त्वरित निर्णय होंगे। ठीक है, तो वही जो हम लोग कहते हैं ना कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई वाली कंडीशन हो जाती है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए। तो ये दूसरा था। तीसरा क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023 कहा गया है, BSA कहा गया है। अब इसको क्यों लाया गया है, तो इसको पहले अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसके स्थान पर इसको लाया गया है। तो इसमें क्या किया, देखिए समय के साथ साथ तकनीकों में परिवर्तन हुआ है। अब क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं, तो बहुत से ऐसे साक्ष्य हैं जो परंपरागत साक्ष्य से बढ़ के ज़्यादा हैं, तो इनको भी अब स्वीकार किया गया। हालांकि न्यायालय द्वारा अब इसको स्वीकार नहीं किया जाता था, क्योंकि इसमें कहा जाता था इसमें मॉर्फिंग की जा सकती है, छेड़छाड़ की जा सकती है, और आप जानते ही हैं कि डीप फेक क्या है, इस तरह की तकनीक जो है बहुत तगड़े से चली हैं, या किसी जो भी वीडियो है या ऑडियो है उसमें छेड़छाड़ करके कुछ भी किया जा सकता है, तो इसलिए न्यायालय इसको स्वीकार नहीं करता था। तो अब क्या किया गया है कि तकनीक जो परिवर्तन हुए हैं, समय के साथ साथ तकनीकी परिवर्तन हुआ है, इसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है इनको भी साक्ष्य के रूप में क्या होगा, मान्यता दिया जाएगा। तो जैसे होता था ना कि पहले कोई गवाह है तो गवाही नहीं देता था, या किसी अपराधी की सुनवाई होती थी तो उसको न्यायालय में लाया जाता था, तो अब इसमें प्रावधान कर दिया गया है कि भाई गवाह जो है ना वो ई गवाही कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, जैसे वीडियो कॉलिंग हो गई या इस तरह के जो भी हैं, उसके माध्यम से भी अपनी गवाही पूरी कर सकता है और उसकी गवाही दर्ज करा सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं, इनके माध्यम से भी गवाह की बयान दर्ज किए जा सकते हैं। और दूसरा ये है ना कि जैसे पुलिस होती थी ना कि किसी अपराधी से कबूलनामा करवाती थी, तो उस कबूलनामे को पहले भी नहीं एक्सेप्ट किया जाता था, अभी भी नहीं है, लेकिन यह है कि पुलिस के सामने जो कबूलनामा किया है किसी अपराधी ने, अगर उसको मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा दिया गया है तो अब उसको एविडेंस के रूप में मान्य होगा। लेकिन अगर एविडेंस मजिस्ट्रेट के सामने इसको दर्ज नहीं कराया गया तो एविडेंस के रूप में उसको मान्यता नहीं मिलेगी। तो ये तो तीनों जो थी संहिताएं, इनके बारे में समझ लिए। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखना है कि इसमें विवाद क्या है। विवाद ये कि ये हो गया है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि इससे जो पुलिस राज्य है वो और मजबूत हो जाएगा, और इससे जो पुलिस है उसको मनमाना अधिकार मिल जाएगा, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर लेना, उसको जैसे उस बेल के लिए या उसकी जमानत के लिए अड़ंगा डाल देना या उसको डिले करना, इस तरह की कार्रवाई पुलिस करने लगेगी, लोगों का शोषण करना शुरू कर देगी। तो ये एक तरह से एक आशंका ये भी है कि पुलिस का काफ़ी दबदबा हो जाएगा, वर्चस्व हो जाएगा और एक तरह से वो मनमाना कार्य करने लगेगी। दूसरे पक्ष का ये भी कहना है कि इससे जो आपराधिक न्याय प्रणाली है वो दक्ष होगी और मुकदमों की त्वरित सुनवाई होगी, जो क्रिमिनल केसेज हैं उनके अधिक से अधिक सॉल्व होंगे या उनके निर्णय बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, तो जो पेंडिंग केसेज हैं उनका निपटारा होना शुरू हो जाएगा, और जो बहुत 30-30, 40-40 साल तक केसेस चलते रहते हैं वो इतने लंबे केसेस नहीं चलेंगे, तो इससे त्वरित लोगों को न्याय प्रदान होने लगेगा। तो देखिए एक चीज बता दे रहा हूं कि दोनों बातें इसमें हैं कि दुरुपयोग की भी प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी और हो सकता है कि इसके सकारात्मक पक्ष ज्यादा हों। ये तो इस पे डिपेंड करता है, कोई भी कानून इस पे डिपेंड करता है कि उसको लागू करने वाले की मंशा क्या है, या उस कानून का कोई लाभ सकारात्मक रूप से लेना चाहता है कि नकारात्मक रूप से लेना चाहता है। तो देखिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये तीनों अधिनियम याद रखने हैं, और ये किनको रिप्लेस किए हैं संहिताएं, ठीक है, इसको याद रखना है कि ये तीनों संहिताएं किसको रिप्लेस की हैं और कब लाया गया है, ये चीज है। थोड़ा थोड़ा जानते रहिए कि इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, बहुत शॉर्ट में जानना है हमको, बहुत डिटेल में नहीं जानना है। तो ये आज की हमारी जो लेक्चर था इसमें हम लोगों ने देखा कि ये तीन जो संहिताएं हैं इनमें क्या हैं, इनको कब लाया गया है और किसको रिप्लेस किया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान में रखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।